वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के क्वार्टर 1 रिजल्ट्स का डिस्कशन और यहाँ पे जानेंगे पूरे फंडामेंटल्स को, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, टेक्निकली समझेंगे, यहाँ पे पीयर कंपैरिजन्स की बात करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि हमारा क्या ओपिनियन है और यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे बाय करे, सेल करे या फिर होल्ड करे या फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले पुराने वीडियो का अपडेट दे देते हैं। पुराना जो वीडियो हम लोग ने बनाया था जब यहाँ पे बात चल रहा था 3900, ये पुराने वीडियो का ही स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हो। और उस टाइम हमने जो टारगेट दिया था एक शॉर्ट टर्म का 4200 का और फिर 4500 का दिया था और लगभग जो स्टॉक ने हाई मारा था वो 4700 का मारा था और उसके बाद से यहाँ पे वापस नीचे आया है। और अभी अगर आप देखोगे तो भाव वापस हमारे जो शॉर्ट टर्म टारगेट है 4500 के लगभग चल रहा है। हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट अभी भी 6000 रुपये का है। तो ये सारी चीज़ें थी और उस टाइम भी हम लोग को बहुत से लोगों ने बोला था कि अब डिक्सन नहीं चलेगा, ऑलरेडी टू मच रनअप देखने को मिल चुका है और ये सारी चीज़ें बोली गई थी। बट यहाँ पे हमको पता था कंपनी के फंडामेंटल्स में दम है तो वो चला है। चलिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की। देखो मैं रिजल्ट से ना, मेरे को रिजल्ट समझाने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। देखो ओवरऑल मैं आपको रिजल्ट समझा देता हूँ। वाई ओ वाई बेसिस पे रिजल्ट्स अच्छे हैं और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे रिजल्ट यहाँ पे खराब है। ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी, आप इसको जितना तोड़ मरोड़ के समझोगे उतना ज़्यादा आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाते जाओगे। बाकी यहाँ पे पता नहीं लोग बाग 10-10 मिनट तक केवल रिजल्ट समझाते हैं, मुझे समझ नहीं आता वहाँ पे क्या बता रहे हैं। कुल मिला के सिंपल सा रीज़न है, वाई ओ वाई बेसिस पे जो अगर आप रिजल्ट्स कंपेयर करोगे तो इंडिया में पिछला जो लॉकडाउन था जो था अपना कोरोना वेव 1 का और अभी जो यहाँ पे सेकेंड वेव का जो ये था, तो यहाँ पे अभी ओवरऑल यहाँ पे इकोनॉमी खुल गई थी तो उसके कारण यहाँ पे थोड़ा बिजनेस ज़्यादा हुआ है। सो दैट वाज एन इम्पैक्ट। और अगर आप देखोगे यहाँ पे ट्रिपल डिजिट के अंदर ग्रोथ है। वहीं पे अगर आप देखोगे इनकम जो है 261% से बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 184% से बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पैक्ट देखने को मिला है बिकॉज ऑफ यहाँ पे अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन के कारण यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती जाइए। वहीं पे EBITDA मार्जिन जो है ये बहुत ही कम EBITDA मार्जिन पे काम करने वाली कंपनीज है। 2.6 और 3% का EBITDA मार्जिन है, बट EBITDA के अंदर जो ग्रोथ देखोगे 182% की है। पैट के अंदर ग्रोथ 1035% की है। अगर आप देखोगे इसको तो 160 लाख से यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है 1816 लाख के करीब चला गया है और वहीं पे जो पैट मार्जिन है बहुत बहुत कम है। तो ओवरऑल अगर आप रेवेन्यू देखोगे उस पर ये जो पैट मार्जिन बनता है ये बहुत कम है। इसके पीछे क्या रीज़न है, EBITDA और ये पैट मार्जिन यहाँ पे कम क्यों है? बिकॉज ये एक B2B बिजनेस है। अगर डिक्सन टेक्नोलॉजीज डायरेक्ट अगर सेलिंग में चली जाए तो उसका यहाँ पे जो EBITDA मार्जिन है वो 20-30% चला जाएगा। बट ये कंपनी क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की काम करती है। तो यहाँ पे जब आप बिजनेस टू बिजनेस डील करते हो तो वहाँ पे आपका मार्जिन कम रहता है और वॉल्यूम ज़्यादा रहते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे चीज़ें हुई है। चलिए क्यू ऑन क्यू पे अगर कोई हमसे पूछना चाहता है रिजल्ट्स कैसे रहे तो क्यू ऑन क्यू के रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं। क्यू ऑन क्यू पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे कम हुआ है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हुआ है। अगर आप देखोगे तो पहले 4426 लाख का प्रॉफिट था बट यहाँ पे वो अब यहाँ पे कम हो गया है। लगभग प्रॉफिट के अंदर अगर आप देखते हो तो ये कम हुआ है। इसके पीछे क्या रीज़न है? बेसिकली यहाँ पे इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रीज़न है। यहाँ पे अभी भी कॉस्ट है ना उतनी ज़्यादा रही जबकि रेवेन्यू इतना कम हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे कॉस्ट लगभग पिछली बार जैसी ही रही है। अच्छा, यहाँ पे आप मुझसे कोई पूछता है कि एस्टिमेशंस के हिसाब से आए थे क्या रिजल्ट? नहीं, रिजल्ट एस्टिमेशंस के हिसाब से नहीं आया, एस्टिमेशंस को मीट नहीं किया है। बट ओवरऑल यहाँ पे एक डिसेंट परफॉर्मेंस रही है अंडर द करंट सिचुएशन। ये हो गया पूरा का पूरा रिजल्ट। अगर कोई यहाँ पे रिजल्ट के हिसाब से आया था तो वो यहाँ पे अभी वीडियो खत्म कर सकता है। अब अपन थोड़ा फंडामेंटल समझते हैं, कंपनी के पूरे बिजनेस को समझते हैं। देखो तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जिसके बहुत सारे डिवीजन है। लाइटिंग सोल्यूशंस जहाँ पे LED बल्ब वगैरह बनाते हैं, मोबाइल फोन्स, सर्वेलेंस सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम्स हो गया, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, ये एक रिपेयरिंग और वो वाला डिवीजन है जहाँ पे मतलब है ना रिपेयरिंग और रिफर्बिशमेंट का काम होता है। फिर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बनाते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अभी जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है यहाँ पे जो अपनी कोविड टेस्टिंग की जो मशीन होती है। फिर सेटअप बॉक्स हो गया, फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में LED वगैरह हो गए, होम अप्लायंसेज में वॉशिंग मशीन वगैरह तरह की चीज़ें आ गई। तो ये सारे इनके टोटल डिवीजन है। सबसे ज़्यादा जो बिजनेस आता है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की यहाँ पे जो प्रेजेंस है और अगर अपन यहाँ पे देखें तो उनके टोटल यहाँ पे 17 प्लांट्स है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे है ना उनके टोटल 14 प्लांट्स है। वहीं पे अगर आप देखोगे तीन R&D सेंटर है। R&D सेंटर एक चाइना में भी है और 14 जो है प्लांट्स वो अगर आप देखोगे यूपी, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश के बीच में, सबसे ज़्यादा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाले रीजन में है। बाकी ये ओवरऑल यहाँ पे सब चीज़ें हैं। तो ये पूरा इनका कंपनी का बिजनेस मॉडल है और ये कंपनी बिजनेस के अंदर क्या क्या करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सोर्सिंग करती है, डिजाइनिंग करती है, मैन्युफैक्चर, असेंबल और टेस्टिंग करती है। तो ये सारे इनके टोटल यहाँ पे काम है। उसके बाद अब अगर अपन यहाँ पे बिजनेस वाइज चले
तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है ओडीएम और ओईएम। ओडीएम का मतलब क्या होता है और ओईएम का मतलब क्या होता है, ये बार बार आएगी। देखो, ओडीएम का मतलब होता है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर और ओईएम का होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अब ओईएम के अंदर क्या होता है ना, ओईएम वाले के अंदर तो यहाँ पे मान लीजिए एप्पल ने इनको यहाँ पे ठेका दिया है, ठीक है, एकदम सिंपल टर्म्स में बात करते हैं। बट यहाँ पे एप्पल ने बोला कि यार सैमसंग का ही यहाँ पे हमको वो चाहिए, या फिर सोनी का ही हमें कैमरा चाहिए, सैमसंग का डिस्प्ले चाहिए, तो वही लगना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो इनका मैन्युफैक्चरर होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एप्पल होता है, वो यहाँ पे आपके पार्ट्स भी डिसाइड करता है। ओडीएम के अंदर ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर, इसके अंदर क्या होता है, कंपनी में जो एंड कस्टमर है, मान लीजिए अपना वर्लपूल हो गया, वर्लपूल को केवल वॉशिंग मशीन से मतलब है, वॉशिंग मशीन ऐसी दिखनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए फाइनल प्रोडक्ट की, ठीक है, अंदर आप कुछ भी डालो, कैसे भी डलाओ, बट फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो ओडीएम वाला जो बिजनेस होता है, जितना भी ओडीएम होता है, वो ओईएम से काफी ज्यादा मार्जिन वाला होता है। बिकॉज आप समझो, मेरे को अगर सैमसंग का डिस्प्ले लेके आना है, अगर डिक्सन को सैमसंग से डिस्प्ले खरीदना है और एक नॉर्मल कंपनी से डिस्प्ले खरीदना है, बहुत फर्क पड़ता है। तो ये वाले बिजनेस के अंदर जो ओडीएम वाला होता है, उसके अंदर यहाँ पे ज्यादा मार्जिन रहते हैं। चलिए, अगर आप देखिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे 67% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहा है, और अभी अगर आप देखोगे 68% रहा है, और डिमांड यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे काफी अच्छी रही है। और इस बिजनेस के अंदर इनकी जीरो वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, अगर आप देखोगे तो, बल्कि नेगेटिव कैपिटल एम्प्लॉयड है। बिकॉज यहाँ पे जो इनकी एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है, मतलब ये लोग का पैसा जल्दी आ रहा है, बट यहाँ पे जो क्रेडिटर्स को पैसा देना पड़ता है, मतलब जो इनके मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, अदर जो रॉ मटेरियल वगैरह के, उनको पैसा लेट देते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड जीरो है, और इसलिए इस बिजनेस का आरओसी बहुत ज्यादा हो सकता है। बिकॉज अगर लास्ट आरओसी अगर आप देखोगे 38% का आरओसी है। उसके बाद ओडीएम का जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे बढ़ गया, दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। फिर वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन के अंदर यहाँ पे 62% है। तो ये ओवरऑल बिजनेस है, और इसका अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 262% से इसका ये रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट 243% से बढ़ा है। तो दिस हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट, ये सबसे बड़ा बिजनेस जो था वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दी है। वहीं पे लाइटनिंग प्रोडक्ट्स वाला इस बिजनेस के अंदर क्या होता है, हेवेल्स और अगर आप देखोगे सिस्का एलईडी या फिर बजाज वगैरह या फिर अपना क्रॉम्पटन ग्रेव्स हो गया, ये वाली जो कंपनीज है, ये कंपनी ज्यादा कॉम्पिटिशन है और इनका मार्केट शेयर ज्यादा है, और इसलिए इसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे 15% ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है, और आज की तारीख में अब 8% हो गया है। और वहीं पे अगर आप देखोगे इसके अंदर भी यहाँ पे रेवेन्यू तो राइज हुआ है 100% से, बट यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19% से हुआ है। और वहीं पे ओडीएम का जो बिजनेस है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे कम हो गया है, कैपिटल एम्प्लॉयड अभी भी इसमें ज्यादा है, और आरओसी जो इसका बिजनेस का है वो 25% है। अब यहाँ पे कुछ की अपडेट्स इस बिजनेस के बारे में। देखो, ओवरऑल डिमांड इसलिए इंपैक्ट हुई है बिकॉज लाइटिंग प्रोडक्ट्स आपको पता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर से ही यहाँ पे कोरिलेट करते हैं, वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा तो वो पूरा कोविड-19 के कारण, जो अपना सेकंड वेव के कारण इंपैक्ट हुआ है। और इसमें यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसलिए बढ़ गई बिकॉज यहाँ पे स्लो इन्वेंट्री यहाँ पे चर्न था। वहीं पे इनने क्या किया था, सेमी कंडक्टर्स पहले ही मंगा के रख लिए थे, जो इनको यहाँ पे हेल्प किया, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग। यहाँ पे सेमी कंडक्टर्स के कारण अपन ने देखा था टाटा मोटर्स की पूरी बैंड बच गई थी। वहीं पर अगर आप देखिए मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो थोड़ा बहुत देखने को मिला है, बट यहाँ पे कंपनी बोल रही है नॉर्मलाइज होते हुए दिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये कंपनी जो है लाइटनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर, ये बाकी सभी कंपनीज के लिए भी बनाती है, बट लाइटनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है ना, ये बजाज इलेक्ट्रिकल्स वगैरह ये खुद भी अपने कुछ प्लांट्स होते हैं, और इनके यहाँ पे आउटसोर्स भी होते हैं जो डिक्सन जैसी कंपनीज को दिए जाते हैं। होम अप्लायंसेज, अपना वॉशिंग मशीन और ये जो होता है ये वाला डिवीजन है, इसके अंदर भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। और ये जो बिजनेस है ये तो बहुत ही कम है, ओवरऑल यहाँ पे रेवेन्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन 4% है। ओडीएम यहाँ पे टोटली काम यहाँ पे ओडीएम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्लपूल वाला जो काम है वो उससे होता है, और इसलिए इस बिजनेस का जो आरओसी है वो यहाँ पे 25% है। और बाकी अगर आप देखोगे कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे ठीक ठाक है। तो ये बिजनेस थोड़ा छोटा है, मार्जिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, बट यहाँ पे कंपनी बोल रही है नॉर्मलाइज होते हुए दिखेंगे। वहीं पे कॉमोडिटी प्राइस के कारण ये वाला जो बिजनेस है यहाँ पे इंपैक्ट हो गया था, और यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि यहाँ पे जो कॉमोडिटी जो इन्फ्लेशन देखने को मिला था वो उन लोग ने अपने जो एंड कस्टमर है उनको यहाँ पे पास ऑन कर दिया है, ठीक है, वही। और यहाँ पे एक जो बिजनेस है मोबाइल, जिसके अंदर सबसे ज्यादा चर्चा रहती है जियो के कारण, चलिए उस पर भी अपडेट दे देंगे कि जियो और डिक्सन का कोई पार्टनरशिप होने वाला है क्या। 476% से रेवेन्यू 107% से बढ़ा है। अभी भी यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन 16% ही है, बट इसमें थोड़ा भी राइज आता है तो बहुत बड़ा बात होती है। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन जो है वो 9% का है। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा लगती है, बिकॉज ये जो बिजनेस है यहाँ पे है ना सबसे ज़्यादा चीज़ें बदल जाती है, बिकॉज मोबाइल सबसे ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे टेक्नोलॉजी में है ना चेंज आता है। तो टेक्नोलॉजिकल जो अगर अपन बोले ना जो चेंजेस आते हैं वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं। आरओसी इस बिजनेस का 17% है। और वहीं पर जो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है
वो ओवरऑल यहाँ पे एडवर्स ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण हुए। बाकी अगर आप देखोगे बात आती है अपने उस पर कि जियो का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलेगा क्या, तो अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है, बल्कि जियो ने एक छोटी कंपनी को यहाँ पे पार्टनरशिप के लिए यहाँ पे हायर कर रखा है, करने की बातें चल रही है। सो डिक्सन के पास अभी तक जियो का कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया, बट मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जियो का अगर फ़ोन यहाँ पे इंडिया में सक्सेसफुल होता है और जियो में यहाँ पे अगर सक्सेसफुल रहता है, यहाँ पे जो इंडिया के बनाए हुए फ़ोन अगर इंडिया में सक्सेसफुल होने लग गए, तो बाकी जो बाहर की कंपनीज है ना, वो भी यहाँ पे बार बार अब रीथिंक करेंगे कि हाँ यार हम इंडिया में बना सकते हैं। बिकॉज बाहर की जो कंपनीज है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स इंडिया को एक ऐसी जगह से देखते हैं कि यहाँ पे वो असेंबलिंग पॉइंट ही है, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट नहीं है। बिकॉज इंडिया के टैक्सेस और ओवरऑल यहाँ पे जो रेगुलेटरी लॉज है वो बहुत ज़्यादा टफ है। अगर जियो ने प्रूव कर दिया सक्सेसफुली, तो यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स जो हब है इंडिया का, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे बात होगी। सो जियो का सक्सेसफुल होना भी यहाँ पे डिक्सन के लिए यहाँ पे फायदेमंद है। अच्छा, सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे कैमरे वगैरह जो होते हैं वो बनाने का काम करती है, इसके अंदर डिक्सन का 50% शेयर है। इसके अंदर अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा है और ऑपरेटिंग का जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो भी बढ़ा है। ओवरऑल रेवेन्यू को कॉन्ट्रीब्यूशन 5% ही है और इसका आरओसी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी ज़्यादा है 41%। और वहीं पर ये कंपनी का जो लेवल है ये अब बैक टू नॉर्मल हो चुका है। बट यहाँ पे इसमें एक और जो चीज़ है, मेन जो कॉर्पोरेट्स वगैरह है वो अब यहाँ पे और फर्दर यहाँ पे जब होंगे, इसकी सिक्योरिटी सिस्टम्स की डिमांड जब बढ़ेगी, जब वापस वी आर गोइंग टू बैक टू आवर ऑफिसेज, तो ये सारी चीजें। बाकी इसमें कंपनी ने बोला ऑर्डर बुक स्ट्रांग है और वहीं पे इसमें कंपनी में ये वाले जो सेगमेंट में कंपनी एक्सपेंशन करेगी। सो हमें आने वाले टाइम में इसमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। चलिए, एक्सपेंडिचर एनालिसिस अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 4.6% यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस यहाँ पे कम हुए, फिनेंस कॉस्ट कंपनी का कम हुआ है, डेप्रिसिएशन वगैरह भी कम हुए, अदर एक्सपेंसेस भी कम हुए। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपको पता है ओवरऑल यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेमीकंडक्टर की थी, वो यहाँ पे डिक्सन ने प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म कर दी है। बट यहाँ पे ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे किया है, वो उसका इंपैक्ट देखने को मिला है। बट कई कई सेक्टर्स में यहाँ पे कंपनी ने अपना इन्फ्लेशन का जो यहाँ पे इंपैक्ट था वो पास ऑन किया है। बाकी अगर आप देखोगे बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे क्या चीज़ है, तो कंपनी की जो ग्रॉस डेप्ट है 31 मार्च 2021 से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ग्रॉस डेप्ट बढ़ गई है, बट यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी थोड़े बहुत बढ़े। नेट डेप्ट यहाँ पे जो पहले नेगेटिव थी वो यहाँ पे अब पॉजिटिव हो गई है। सो नेट डेप्ट टू इक्विटी का यहाँ पे रेशो और नेट डेप्ट टू इबिटा का रेशो यहाँ पे बढ़ गया है। सो दिस हैज अ इंपॉर्टेंट इंपैक्ट। ये यहाँ पे पता पड़ रहा है कि डिक्सन का ओवरऑल बिजनेस थोड़ा बहुत इंपैक्ट हुआ है और यहाँ पे कंपनी को अब डेप्ट लेनी पड़ी है। अब बाकी अगर आप देखोगे नेटवर्थ के अंदर यहाँ पे कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं है, नेटवर्थ यहाँ पे नॉर्मल है। सो दिस विल बी द इम्पैक्ट, ये हो सकता है। बाकी कैश फ्लोज वगैरह अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैश फ्लोज वगैरह जो कंपनी के रहे हैं वो यहाँ पे ठीक ठाक रहे, क्लोजिंग कैश फ्लो यहाँ पे बिजनेस सही है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे डिक्सन के बारे में जो मेरे को अच्छी लगती है, इसका यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, अगर वर्किंग कैपिटल डेज है वो नेगेटिव है। इसके पीछे क्या कारण है, इन्वेंट्री डेज इनका 37 है, 44 डेटर डेज है, बट क्रेडिटर से इनने बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेज ले रखी है, तो इनका यहाँ पे ये सब चीज़ें होती है। तो इनका जो बिजनेस है ओवरऑल आरओसी 31% का है और आरओई 27% का है। अच्छा, एक और जो बिजनेस था अपन ने बात करी थी रेवेन्यू सॉरी रिवर्स लॉजिस्टिक्स की, वो बिजनेस कहाँ चला गया, वो बिजनेस अभी कंपनी ने क्या किया है, सभी के साथ यहाँ पे मर्ज कर दिया है। अगर मोबाइल ईएमएस डिवीजन में भी देखेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे रिवर्स लॉजिस्टिक्स को इंक्लूड कर दिया है और सेटअप डिवीजन और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसी वाले डिवीजन में आता है। सो दिस विल बी द इम्पैक्ट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपनी के ओवरऑल यहाँ पे की रेशोज की देख लेते हैं और यहाँ पे पी रेशो वगैरह को अपन देख लेते। सो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये पी जो है इसका 150 का है, बुक वैल्यू इसकी 126 की है, मतलब प्राइस टू बुक रेशो 35 का हो गया, ईवी टू इबिटा रेशो 83, पीजी रेशो 4.23, एक से ज्यादा का पीजी रेशो यहाँ पे खतरनाक होता है। मतलब प्राइस यहाँ पे तेजी से बढ़ रही है बट अर्निंग्स इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। बाकी नेट प्रॉफिट और ओपीएम मैंने आपको बताया था इस बिजनेस के अंदर कम होता ही है। आरओसी मैंने आपको बताया 25-30 के बीच में चल रहा है। अच्छा, पी रेशो की थोड़ी हिस्ट्री देखना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप देखोगे अभी कंपनी का जो पी रेशो है पिछले 5 साल का अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक साल का अगर अपन देखें, बिकॉज वी आर इन बुल मार्केट, सो यहाँ पे हमेशा से पी रेशो इसका 150 ही रहा है। अगर आप जनवरी से बात करो, जनवरी से लेकर जून तक अभी तक पी रेशो 140 से 150 के बीच में ही रहा है। मतलब आप ये नहीं कह सकते हाई पी स्टॉक है और यहाँ पे नीचे गिरना चाहिए। ओवरऑल नॉर्मल पी सेंस भी अगर आप देखते हो तो पहले यहाँ पे जो था वो 100 के करीब यहाँ पे चलता था। सो ये ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इंपैक्ट है। और ये यहाँ पे जो ओवर वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, जो हाई पी रेशो के होते हैं, वो रहते ही हैं अगर वो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। अपन ने डीमार्ट में भी देख लिया, हैप्पीएस्ट माइंड में भी देख लिया। चलिए, बाकी यहाँ पे जो इनकी ओवरऑल जो कॉम्पिटिटर है वो है अंबर एंटरप्राइजेस। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे अंबर एंटरप्राइजेस का जो बिजनेस है ओवरऑल उससे तो यहाँ पे कंपनी अगर आप देखोगे तो इनका बिजनेस भी ज्यादा है। और यहाँ पे जो वो वाली जो कंपनी है अंबर एंटरप्राइजेस वो यहाँ पे थोड़ी अंडर वैल्यूड भी है एज कम्पेयर टू यहाँ पे डिक्सन, बिकॉज डिक्सन एक यहाँ पे मैन्युफैक्चरर लीडर है पूरे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का। और यहाँ पे पीएलआई स्कीम का मैं आपको बता दूं, इनको तो अपना जो एक पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स करके है उसको यहाँ पे पीएलआई स्कीम के लिए भी यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है सरकार का। सो वो कंपनी के एक बार कॉन कॉल में बोला
रहा था कि वो बहुत अच्छा है, और यहाँ पे जो PLI स्कीम्स जो आ रही हैं जितनी भी और आने वाली हैं, इसके यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। बाकी कंपनी की अब थोड़े दिन में एनुअल रिपोर्ट और AGM भी आएगी, तो उस पर अपन और बिल्कुल चर्चा करेंगे, एनुअल रिपोर्ट को डिस्कशन करेंगे, और हम थोड़े दिन में सारी एनुअल रिपोर्ट्स पे भी अब बात करने वाले हैं। प्रमोटर्स की बात करें, प्रमोटर्स ने अपना थोड़ा बहुत स्टेक यहाँ पे कम किया है 0.01, और अगर आप देखोगे लगातार यहाँ पे प्रमोटर जो स्टेक है वो यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो 30.8.93 से अब यहाँ पे 35% पे आ गया। धीरे धीरे प्रमोटर्स अपने स्टेक कम कर रहे हैं, आप इसे नेगेटिव मान सकते हो। बट देखिए ओवरऑल यहाँ पे जो कंपनी के फंडामेंटल्स है वो यहाँ पे सबसे भारी देंगे, भले प्रमोटर कुछ भी करे। अपन ने एंजल ब्रोकिंग में देखा था, प्रमोटर FI DI सबने बेचा था, बट उसके बाद शेयर ने यहाँ पे लगभग 50% की छलांग मारी थी। FIIs की बात करें, FIIs ने स्टेक बढ़ा लिया है। DIs की बात करें, DI ने स्टेक कम कर दिया है। अब भैया आप कंफ्यूज हो गए होंगे, यार वो तो बढ़ा रहा है, ये कम कर रहा है, हो क्या रहा है। कभी भी इनको ब्लाइंड बाय नहीं करनी है। हर बार बोलता हूँ कि एक भी कोई बड़ा आदमी अगर यहाँ पे बाय करता है तो अपने को बाय नहीं करना है। ठीक है, वो बस अपने को अपने देखने के लिए है कि यहाँ पे क्या इम्पैक्ट है। चलिए अब यहाँ पे ओवरऑल अपन प्राइस और वो देख लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे टेक्निकल्स में क्या है। तो मूविंग एवरेजेस अगर आप देखोगे, मतलब 30 से ज़्यादा जो वाली मूविंग एवरेजेस है अभी भी यहाँ पे बाय के संकेत दे रहे हैं। मतलब ओवरऑल स्टॉक ने अभी तक अपना यहाँ पे शॉर्ट टर्म यहाँ पे वो नहीं किया है, मतलब जो सपोर्ट है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बाय के संकेत आ रहे हैं। बाकी रेजिस्टेंस की बात करें, सबसे पहला रेजिस्टेंस 4726, वहीं पर जो सपोर्ट है बिल्कुल 4000 का ही है, और वहीं पर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 5000 और 5600 का है। सो ये 2-3 रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे क्रॉस बिल्कुल करने ही पड़ेंगे, जब जाके ही कंपनी में धमाल होगा। चलिए, तो यहाँ पे जो स्टॉक है ये बार बार यही 4500 के लगभग ही चल रहा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा अभी भी मूवमेंट और करेक्शन यहाँ पे अभी कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले अगर आप देखो 6 महीने का अगर आप देखते हो, तो पहले जो एक बीच में हाई बनाया था 6 महीने में, तो वो वापस अब यहाँ पे कंपनी ने तोड़ा, इसको 4000-3400 रुपये तक ये स्टॉक आया था। उसके बाद वापस ये कंपनी अभी 4500 पे ट्रेड कर रही है, बट रिजल्ट खराब होने के कारण यहाँ पे अब वापस जो अपसाइड देखने को मिल सकती थी वो अभी रुक गई है। क्या करना चाहिए? देखो, अगर यहाँ पे कोई डिक्सन को यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी मानता है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि इंडिया में अभी भी मैन्युफैक्चरिंग हब, ये तो पहला साल है जब सरकार ने PLI स्कीम्स अनाउंस करी, अभी तक एक भी PLI स्कीम का बेनिफिट या फिर उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। ठीक है, सभी कंपनीज अभी अपना एक्सपेंशन कर रही है, किसी ने अभी एक्सपेंशन करके बिजनेस चालू भी नहीं किया है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म स्टोरी जो आपको समझना चाहिए। अगर आप डिक्सन को लॉन्ग टर्म स्टोरी मानते हो तो यहाँ पे दिस इज़ वन ऑफ द टाइम विच यू कैन एक्यूमुलेट। बट यहाँ पे क्या चीज़ करनी चाहिए, सिंपल है, स्टैगर्ड बाइंग करो। 4500 का अभी लेवल चल रहा है, इस लेवल से थोड़े कम पे आओ। 4450 का जो लेवल है और 4400 का जो लेवल है, इस पे अपन सबसे अच्छी बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद जो लेवल आते हैं वो सीधा 4000 और बीच में जो एक आप कह सकते हो 4100 का कह सकते हो। बाकी 3400 रुपये का एक अच्छा लेवल है, वो भी हो सकता है, बट मेरे को नहीं लगता वो लेवल जाएंगे अनलेस एंड अनटिल इंडिया का मार्केट ही बियर फेज में चला जाए। अच्छा, अभी अगर आप देखोगे तो 4000 से 4400 के बीच में यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं बन रहा है। अगर आप देखोगे वॉल्यूम्स वगैरह भी ठीक ठाक ही हैं, बल्कि इवन लो हैं वॉल्यूम्स, तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए। 4000 इस भाव में अगर आप बाय करते हो और यहाँ पे कंपनी का बिजनेस चलता है, अगर इनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कॉन्ट्रैक्ट्स और बनते हैं, लगातार कंपनी करती रहती है। पिछले अपन ने 6 महीने में देखा है, खूब कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हो। अब टारगेट क्या रहेगा? 4700 T1, फिर वहीं पे अगर अपन देखें T2 अपना रहेगा 5000, और फिर T3 रहेगा जो ये तो अपना एक शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म टारगेट हो गया जो हम दिवाली तक का कह सकते हैं। ठीक है, और वहीं पे जो T3 रहेगा जो अपना लॉन्ग टर्म टारगेट है हमारा, वो 6000 का रहेगा, जो आज से एक साल का हमारा आउटलुक है। सो दिस इज आवर ऑल एनालिसिस जो कि हम यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज में देखते हैं, सोचते हैं। बाकी ओवरऑल यहाँ पे सेक्टर बहुत ही पॉजिटिव है, और इंडिया में जिस तरीके से यहाँ पे अभी जो टेक्नोलॉजी का ये चलन चल रहा है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप देखोगे, बोट वगैरह जो कंपनीज है उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। सो दिस विल बी अ ह्यूज इम्पैक्ट। जियो फोन्स का लॉन्च होना, जियो फोन्स का सक्सेसफुल होना बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। PLI स्कीम्स एक बहुत अच्छा फैक्टर है जो यहाँ पे आने वाले टाइम में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस को बहुत संभाल सकता है। अगर आप देखोगे हैवेल्स और यहाँ पे क्रॉम्पटन ग्रेव्स के जो कंपनीज हैं, ये दोनों कंपनीज ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, हमने ऑलरेडी इसको कवर भी किया है। सो ओवरऑल सेक्टर बहुत ही आउटलुक है। अब यहाँ पे लगातार सरकार भी सोचती रहती है जब भी कोई इंपैक्ट आता है, जैसे अभी सेमीकंडक्टर अगर यहाँ पे खत्म होता है ना, तो सेमीकंडक्टर से भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज को फायदा है। कुछ की पॉइंट्स में बता रहा हूँ जो आप यहाँ पे फैक्टराइज आप ट्रैक कर सकते हो, की इवेंट्स जो हो सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि इंडिया भी आजकल है ना फटाफट सोचता नहीं है, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगानी तो फटाफट लगा देता है। चाइना वाइना से तो आजकल रिलेशन वैसे ही खराब चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये सब चीजें हो ही रही है और ये सब चीज़ें रहेंगी।
चलिए, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज इट इज़ अ बैट फॉर अ लॉन्ग टर्म, नॉट अ शॉर्ट टर्म। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो और यहाँ पे बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं सभी तरह की न्यूज़ अपडेट्स के लिए, जो कि इंडिया का ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड है। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 बढ़िया कंपनीज में इन्वेस्ट करें।